वेलकम बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारा पर्यावरण अध्याय को पढ़ा तथा पर्यावरण के महत्व के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। हम लोगों ने यह भी समझा कि पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग अपनी आवश्यकताओं के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है। सोचो, अगर कहीं हम लोग को कहीं घूमने का प्लान दिमाग में आता है तो कैसी जगह घूमने का प्लान दिमाग में आता है? वैसी जगह ना जहां हरे भरे पेड़ हो, मन को लुभाते फूलों का बगान हो, ज्यादा शोरगुल ना हो, वहां जितनी भी नदियां तालाब हो सबका पानी स्वच्छ हो। ऐसी जगह ना घूमने का प्लान दिमाग में आएगा। अब ऐसी जगह जाने पे सेल्फी लेने का भी खूब मन करेगा। सारा मोबाइल को सेल्फी से भर करके ही आएंगे घर, है ना। और ऐसा जगह जाने पे कैसा फील होता है? बेशक बहुत अच्छा फील होगा, मन को शांति मिलेगी क्योंकि वहां का स्वच्छ वातावरण होता है। लेकिन कभी ऐसा भी जगह जाना पड़ जाता है जहां काफी गंदगी होता है, जहां वाहनों का ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि धुआं ही धुआं भरा रहता है। कभी कभी फैक्ट्री भी जाना पड़ जाता है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और वाहनों से निकलने वाले धुएं के संपर्क में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग का क्या होता है? सर दर्द हो जाता है, सर घूमने लगता है कि कहां आ गए, मन में बेचैनी सा फील होने लगता है। आज इसी से संबंधित वर्ग 7 की पुस्तक हमारी दुनिया में अध्याय 7 को पढ़ने जा रहे हैं और अध्याय का नाम है जीवन का आधार पर्यावरण। क्या है? जीवन का आधार पर्यावरण। आधार क्या होता है? जब हम कहीं खड़े होते हैं ना तो हमारा आधार हो जाता है वो जमीन जिस पर हम खड़े होते हैं, वो छत जिस पर हम खड़े होते हैं। अगर उस आधार का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो हमारा भी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यहां है जीवन का आधार पर्यावरण, मतलब पर्यावरण का संतुलन अगर बिगड़ेगा तो हमारे जीवन का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। हम लोगों ने सुना है ना कि पहले के लोग 100 साल 150 साल तक जिंदा रहते थे क्योंकि पहले का पर्यावरण बहुत अच्छा था। आवाज का पर्यावरण जो बिगड़ता जा रहा है उसकी वजह से हम लोग का जीवन बहुत कमता जा रहा है। बस 60-70 साल की ही जिंदगी में हम लोग सिमट के रह गए हैं और आने वाले दिनों में ये और कमता जाएगा। अगर हम लोग पर्यावरण को इस तरह से बिगाड़ते चले जाएंगे तो हम लोग का जीवन भी कमता जाएगा। और पर्यावरण का संतुलन कैसे बिगड़ते जा रहा है आज इस अध्याय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज इस अध्याय के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तथा साथ ही हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो आते हैं सीधे पुस्तक पर और मन में चल रहे विभिन्न तरह के प्रश्नों का हल से अवगत होते हैं। सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाग बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। उड़ती चिड़ियां, खिले फूल उसे लुभा रहे थे। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों शहर पहुंचे। बस से उतरकर उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी सजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देखकर वह सोच रही थी क्या शहर ऐसा होता है? अचानक उनका ऑटो रिक्शा चौराहे पर आकर रुक गया। वहां चारों तरफ से गाड़ियां कतार में खड़ी थी। गाड़ियों का धुआं चारों ओर भरा हुआ था। सीमा की आंखों में जलन होने लगा तथा उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने पिताजी से गमछा मांगा तथा अपने मुंह, नाक और आंख को ढक लिया। आजकल की लड़की लोग तो घर से निकलते ही नाक मुंह ढक करके ही निकलती है, जिससे धूप की सुंदरता कम ना हो जाए और इससे धूलकण से भी बचाव हो जाता है, प्रदूषण से भी बचाव हो जाता है। यह अच्छी बात है। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की तेज आवाज उसे काफी परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका दम घुट जाएगा। सीमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी गांव में तो मुझे ऐसा नहीं होता था, यहां ऐसा क्यों हो रहा है? पिताजी ने कहा, ऐसा प्रदूषण के कारण होता है जो कई तरह का है और कई कारणों से होता है। अब मैं तुम्हें एक प्रदूषण के बारे में कुछ बताता हूं। बच्चों, जब सीमा गांव से शहर पहुंची, पटना पहुंची, तो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और हॉर्न की तेज आवाज उसे विचलित कर रही थी, उसे परेशान कर रही थी, जिससे उसका दम घुटने लगा।
उसकी आंखों में भी जलन होने लगी। तो उसके पिताजी ने क्या बताया कि ऐसा जो होता है प्रदूषण के कारण होता है। तो थोड़ा प्रदूषण के बारे में कुछ जान लेते हैं। बच्चों, जब वायु, भूमि और जल में कोई हानिकारक पदार्थ मिल जाता है जो जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है या खराब कर देता है, जो हमारे सुंदर सा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, वही होता है प्रदूषण, जिसको अंग्रेजी में पॉल्यूशन कहते हैं। अब देखते हैं सीमा के पिताजी ने उसे प्रदूषण के बारे में क्या बताया। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। देखो, वायुमंडल में कई तरह की गैसें पाई जाती हैं और सभी गैसों की मात्रा निश्चित होती है, यह निश्चित अनुपात में होती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय 4 में वायुमंडल एवं इसका संगठन में वायु में गैसों की वितरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें जाना कि वायु में गैसों की मात्रा एक निश्चित अनुपात में होती है और जब हानिकारक गैसों की मात्रा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वह वायु प्रदूषण कहलाता है। ये सब गैसों की मात्रा कैसे बढ़ जाती है थोड़ा सा जान ही लो। रोड पर कितना वाहन चलता है और सबसे धुआं निकलता है। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, चिमनियां हैं, उससे लगातार धुआं निकलता जा रहा है। उससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और न जाने कौन कौन सी हानिकारक गैसें निकलती रहती है। हम लोग घर के कचरे को भी बाहर फेंक देते हैं जो सड़ जाती है और सड़ के मीथेन गैस निकलती है, वो भी हानिकारक गैस होती है। और ये सबसे वायु प्रदूषित होते जा रहा है, प्रदूषण फैलते जा रहा है। जब हम सांस लेते हैं ना तो हानिकारक गैसें भी साथ में हमारे फेफड़ा में चला जाता है, जिससे हमारा फेफड़ा खराब हो जाता है। जो इस तरह से कहते हो ना दिल, इस तरह से जो इस तरह से कहते हो ना दिल, वो भी खराब हो जाएगा। दिल की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा और कई तरह का रोग पैदा होगा शरीर में। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। शादी ब्याह के मौके पे लाउड स्पीकर और डीजे बजाए जाते हैं ना, उसकी तेज ध्वनि से कैसा फील होता है, सर दर्द हो जाता है, कानों में दर्द हो जाता है। रोड पर कभी जाम हो जाता है तो सभी वाहन क्या है एक साथ पी 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 करने लगता है तो कैसा फील होता है, सर चक्कर सा लगने लगता है, कान में दर्द होने सा लगता है। वही होता है साउंड पॉल्यूशन। और तुम लोग दीपावली में जो पटाखे फोड़ते हो वो भी साउंड पॉल्यूशन फैलाता है और उससे निकलने वाली हानिकारक गैसें भी निकलता है जो वायु प्रदूषण फैलाता है। यानी पटाखे से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों होता है। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। उससे ऊपर की ध्वनि मानव को विचलित करती है, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। सीमा ने पिताजी से कहा, क्या हम पैदल नहीं चल सकते? पिताजी ने कहा, धूप तेज है, ऐसे में पैदल चलना मुश्किल है, हम आगे चलकर ऑटो रिक्शा छोड़ देंगे, फिर पैदल चलेंगे। सीमा बोली, पिताजी यहां पेड़ तो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े मकान ही दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे देखो सब व्यस्त हैं, सब जाने कहां भागे जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। वे उसे गंगा नदी के किनारे अंटा घाट लेकर के गए। नजदीक जाने पर सीमा ने देखा नदी का पानी काफी गंदा था। कुछ लोग वहां साबुन से कपड़े धो रहे थे तो कुछ लोग वहां स्नान कर रहे थे। पास में एक गंदा नाला भी गंगा में गिर रहा था, जिसके मुहाने पर पानी बहुत ही गंदा था। उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने सुना था कि हम गंगा जल पीते हैं, इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन यह पानी तो बहुत ही गंदा है, इतनी गंदगी आती कहां से है? देखो, सीमा ने पूछते पूछते गंगा में गंदगी की बात पूछ दी, और पानी में गंदगी जाएगा तो जल प्रदूषण होगा। अब देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। वाटर पॉल्यूशन। जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। जब पानी में गंदगी मिल जाता है
तो पानी दूषित हो जाता है, तो वह मानव के लिए ही नहीं अन्य जीवों के लिए भी वह नुकसानदायक हो जाता है। क्या है, अधिकांश नालियों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का कचरा नदियों या तालाबों में गिराया जाता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है, जिसके संपर्क में आने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह तो जमीन के सतह पर पानी की बात हुई जो प्रदूषण का शिकार हो रहा है। अब तो जमीन के अंदर का भी पानी दूषित होता जा रहा है, उसकी आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। पिताजी ने कहा, बेटा घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में आ रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा भी नालियों से होता हुआ नदी में ही गिर रहा है, जिसके कारण नदी का पानी काफी गंदा हो रहा है। अब तो इसमें इतनी गंदगी है कि इसे पीना तो दूर, स्नान करने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। सीमा को बड़ा दुख हुआ। उसे दादी की बताई सारी बातें याद आ रही थी जो उन्होंने उसे गंगा नदी के बारे में बताई थी। मतलब सीमा ने दादी से गंगा के बारे में पहले ही जान चुकी थी। लौटते समय सीमा को सड़क पर फैले नली के पानी से होकर जाना पड़ा। उसने पूछा, पिताजी यहां इतना पानी कहां से आया? वर्षा तो हुई नहीं है। पिताजी ने कहा, यह नाली का गंदा पानी है जो नाली के जाम हो जाने के कारण सड़क पर बह रहा है। सीमा ने पूछा, क्या यहां नालियों की सफाई नहीं होती? पिताजी ने समझाया, बेटा सफाई तो होती ही है, लेकिन हम पॉलीथीन का प्रयोग कर उसे जहां तहां फेंक देते हैं, जो हवा द्वारा उड़कर नाली में पहुंचकर उसे जाम कर देता है। बच्चों देखो, जल प्रदूषण को फैलाने में पॉलीथीन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जल प्रदूषण बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि पॉलीथीन का प्रयोग सरकार द्वारा वर्जित कर दिया गया है, लेकिन लोग मानते कहां हैं। पॉलीथीन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। सीमा ने कहा, पता नहीं इतनी दिक्कत के बाद भी लोग पॉलीथीन का प्रयोग क्यों करते हैं। धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई थी, गर्मी के कारण दोनों का बुरा हाल था। सीमा बोल पड़ी, पिताजी यहां गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है? हमारे गांव में तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। देखो यहां लिखा है, बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सांस डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। क्या है, डॉल्फिन को गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि डॉल्फिन जो है कचरा खाता है, कचरे को समाप्त करता है। यानी कि गंगा जल में जो प्रदूषण रहता है उसको समाप्त करता है, गंगा जल को स्वच्छ रखता है। इसलिए देश की सरकार ने इसे संरक्षित किया है। देखो यह है डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाया जाता है, और यह गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत है। पिताजी ने कहा, बेटा यहां पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है, ईंट एवं पत्थर के बने मकान भी बहुत अधिक है, गाड़ियां भी बहुत अधिक चलती है, बिजली से चलने वाले उपकरण भी दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब भी अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं। इससे वातावरण सामान्य एवं अधिक गर्म हो रहा है। जानती हो, इन सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, ग्लोबल वार्मिंग यह क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन। पिताजी ने बताया, बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियां दिन रात धुआं उगल रहे हैं। यातायात के साधन, एसी, फ्रिज, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सूर्य के प्राकृतिक किरणों को ऑब्जर्व कर करके गर्मी पैदा करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो गर्मी भी अधिक हो जाएगी। फलतः वायुमंडल का तापमान भी अधिक बढ़ता जा रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में है, इसलिए इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सीमा ने सोचते हुए कहा, इसके लिए तो पूरी तरह हम लोग ही जवाबदेह हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, दुख तो इस बात की है कि हम अब भी सावधान नहीं हुए हैं। उन्होंने दूर लगे होर्डिंग पर इशारा करते हुए कहा, पढ़ो तो उस पर क्या लिखा है। सीमा ने पढ़कर सुनाया, शिव समान विष पीते वन, कामधेनु सा देते धन, वृक्षों की भरमार खुशियां अपार। आया समझ में?
शिव समान विष पीते वन। जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे हलाहल विष निकला था, जिसे शिव ने, जिसे शंकर भगवान ने उस हलाहल विष को पी लिया था और अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था। उसी प्रकार से ये जो वन है, जो विष समान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और हमारे लिए प्राणदायी ऑक्सीजन प्रदान करता है, और ये कामधेनु सा धन भी देता है। कामधेनु सा धन क्या हो गया? स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य वर्धक हो गया, धन हो गया। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। अब वृक्षों की भरमार होगी तो खुशियां भी अपार होगी। इसलिए जितना पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा खुशियां बटोरेंगे। होर्डिंग पे कितना अच्छा बात लिखा हुआ था। सीमा को होर्डिंग पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, पिताजी इस पर तो बहुत अच्छी बातें लिखी है। अब उसका ध्यान सड़क पर लगे एक होर्डिंग पर गया। वह उसे पढ़ने लगी। पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हो, जन जीवन खुशहाल, पुण्य सलीला भागीरथी में मानव कुछ मत डाल। मतलब पॉलीथीन के इस्तेमाल से जीवन खतरे में हो जाएगा। स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हो तो लोगों का जीवन खुशहाल होगा। पुण्य सलीला भागीरथी में, मतलब सलीला मतलब जल पानी और भागीरथी मतलब गंगा में मानव कुछ मत डाल, मतलब उसे गंदा मत कर। सीमा सोच में पड़ गई, इतनी अच्छी बात पढ़कर भी लोगों पर असर क्यों नहीं होता? कैसे लोग हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। उसने पिताजी से पूछा, क्या जैसा लिखा है वैसा हम कर नहीं सकते? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, बस हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। हमें पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, खूब वृक्ष लगाने होंगे, वाहनों का प्रयोग कम करना होगा, साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी होगी। नालियों का गंदा पानी नदियों में ना जा पाए, इसके लिए सोख्ता गड्ढा बनाना होगा। सोख्ता गड्ढा, यह क्या होता है? यहां देखो, गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो, ताकि पानी जमीन के अंदर तक चला जाए एवं गंदा पानी जहां तहां नहीं बिखरे। सोख्ता गड्ढा तो हर घर के लिए अनिवार्य है। इससे एक नहीं दो फायदे हैं। एक तो गंदा पानी इधर उधर नहीं फैलेगा, दूसरा जमीन का जल स्तर भी बना रहेगा। सीमा ने कहा, पिताजी हमारे घर का पानी तो बगल के तालाब में जाकर मिलता है, तब तो हम भी पानी को गंदा कर रहे हैं। हमें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी ने भी सहमति जताई। घर लौटते समय सीमा के दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि हमने जाने अनजाने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है। यह कैसे ठीक होगा? उसने सोचा और प्रण किया कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगी, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी, मैं जहां तक संभव होगा खनिज तेल चालित वाहनों का प्रयोग कम करूंगी, मतलब पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम करूंगी, मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीकों से करूंगी, मैं जल का संरक्षण करूंगी तथा दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। देखो, सीमा ने कितना अच्छा प्रण लिया। अब क्यों प्रण लिया? क्योंकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके, पर्यावरण का संतुलन बिगड़े नहीं। क्या हम सब सीमा जैसे करेंगे? बच्चों, इसी में एक छोटी सी कहानी और है, रामू की बुद्धिमानी। इसे भी देख लेते हैं। गोविंदपुर गांव के तालाब में गंदगी थी, जिस कारण मच्छर भी खूब थे। रामू ने सुना था कि अगर इसमें मछलियां पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या तो कम होगी ही, पानी भी साफ हो जाएगा। उसने यह बात गांव वालों को बताई। उसने बताया कि मछलियों में यह गुण है कि मच्छर के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी के गंदगी को भी दूर करता है। गांव वालों को उसकी बात अटपटी लगी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नजदीक के मत्स्य पालन केंद्र जाकर छोटी मछली लेकर आया तथा उसे तालाब में डाल दी। कुछ दिनों में ही परिणाम सामने आया। मच्छर तो कम हुए ही, जल भी पहले से साफ था। अब तालाब के आसपास पक्षियों का झुंड भी नजर आने लगा, साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थी। फिर क्या था, गांव के सब लोगों ने अन्य तालाबों में भी मछलियां पाली। आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी खुश हैं। सभी ने रामू की बुद्धि को सराहा। तब रामू ने कहा, आप इन तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना की खेती कर
और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग भी सीमा के लिए हुए प्रण और रामू के जैसे किए कार्य को करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेवारी है, जो बिगड़ता जा रहा है। बच्चों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।